बात करेंगे एक और बहुत ही गंभीर विषय पर, जो कि है हेल्थ एंड एजिंग। डॉक्टर, एजिंग क्या है और एजिंग के मुख्य कारण क्या हैं? एजिंग जैसा कि नाम है, हम हेल्थ की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि ये डिफरेंट चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं जो समय के साथ हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में आते हैं जी। पर हम लेमैन की टर्म में ग्रो ओल्डर यानी बड़े होना, या जो समय के साथ जो जो परिवर्तन आते हैं हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में जी, उन्हें हम एजिंग कहते हैं। जी जी जी। इनके कारण, डेफिनेटली कारण तो किसी को भी नहीं पता है। ये अभी इन सब पे रिसर्च होती है और अलग अलग थियोरीज ही इस्टेब्लिश हुई हैं। जैसे एक डैमेज थ्योरी है, एक प्रोग्रामिंग थ्योरी है। जो वाइडली प्रेवलेंट जो थियोरीज हैं, ये दो थियोरीज हैं कि शरीर में कुछ केमिकल डैमेज होने की वजह से जो एक्यूमुलेशन होता है या इकट्ठा होने से डैमेज के जो प्रोडक्ट्स हैं तो एजिंग होती है। जैसे डीएनए ऑक्सीडेशन चलती रहती है हमारी बॉडी में, तो वो एक थ्योरी है कि शायद इस वजह से ये सब परिवर्तन होते हैं। और एक थ्योरी है प्रोग्रामिंग थ्योरी, यानी कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग बॉडी में या ऐसी इंटरनल प्रोसेसेस चलती हैं बॉडी में, जैसे डीएनए मिथाइलेशन, टेक्निकल सी टर्म है, जो समझा गया कि शायद इस वजह से एजिंग होती है। तो कुछ भी डेफिनेटली एस्टैब्लिश्ड नहीं है कि ये वजह है एजिंग की। इन सब परिवर्तन की सब अननोन है, सिर्फ लोग अपने अपने व्यूज देते हैं। जी जी जी। कुछ कहते हैं कि ये बुढ़ापे के साथ आता है, कुछ कहते हैं कि ये मतलब स्किन में कोई चेंजेस आ रहे हैं इस वजह से। ये केमिकल चेंजेस, कुछ ना कुछ बॉडी में ऐसी इंटरनल चेंजेस तो हैं जिन वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं, पर वो डेफिनेट रिएक्शन क्या है वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तभी तो दो थियोरीज हैं कि आइदर डैमेज थियोरी और प्रोग्रामिंग थियोरी। जी, ये मेनली कॉज सोचे गए हैं। डॉक्टर, ये एजिंग मतलब किस एज ग्रुप से स्टार्ट होने लगती है, या मतलब कोई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप होगा इसका स्टार्ट होने का, या कहते हैं कि 45 से ऊपर आते तो हमारी जो स्किन है वो सिकुड़ने लगती है, या ऐसा कुछ एज ग्रुप है इसके लिए? नहीं, हम लोग एजिंग को ऐसे नहीं, वो लेमैन की टर्मिनोलॉजी है कि हम एजिंग मतलब कि ओल्ड एज, ऐसा नहीं है। एजिंग का मतलब कि समय के साथ परिवर्तन आना, उम्र का बढ़ना। जी। आप ये जन्म से लेकर मरने तक चलती है। जी। जब बर्थ हुआ बेबी का, तब से उसकी, जैसे हम कहते हैं, हम डिफरेंट फेजेस हैं हमारे लाइफ के, कि बच्चा पैदा हुआ, फिर वो इन्फेंसी, हम बोलते हैं इन्फेंट है वो, फिर टॉडलर हुआ, फिर वो एडोलेसेंट एज में आया, चिल्ड्रन आया, चाइल्डहुड आया, फिर एडोलेसेंस आया, फिर उसके बाद यंग एज आ गई, अर्ली एडल्टहुड आ गया, लेट एडल्टहुड आ गया, फिर ओल्ड एज आ गई। ये सब एजिंग के ही फेसेस है। जी। पैदा होने से लेके मरने तक एजिंग ही है, क्योंकि ये प्रोसेस तो कंटिन्यूअस है। जी। ग्रो तो करता ही है। ह्यूमन बीइंग क्या, एनिमल्स, प्लांट्स सभी ग्रो करते हैं। तो एजिंग सिर्फ ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं है, ये सभी से है। जो परिवर्तन समय के साथ चलते हैं किसी भी बॉडी में, उसे एजिंग कहते हैं। जी। मतलब कह सकते हैं कि बचपन से लेके मतलब हमारे ग्रोथ एज तक जो हमारे स्किन में ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, वो एजिंग कहलाती है। हाँ, एजिंग कहलाती है। एजिंग खाली टिश्यूज में ही चेंजेस नहीं है। जी। हम एजिंग को लेते कि जैसे कैटेगरीज हैं एजिंग की, है ना। दो तरह की हम एजिंग की कैटेगरी लेते हैं, एक इंट्रिंसिक एजिंग, एक एक्सट्रिंसिक एजिंग। इंट्रिंसिक एजिंग का मतलब है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू इंटरनल प्रोसेसेस, है ना, जो बॉडी में प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस चल रही हैं उन वजह से। और एक्सट्रिंसिक एजिंग हम कहते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे पोल्यूशन है, जैसे एक्सपोजर टू सन है, या स्मोकिंग है, या लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, उस वजह से जो एजिंग पे, चाहे एजिंग स्लो डाउन हो चाहे एजिंग फास्ट हो, तो जो इफेक्ट वो डालती है ये प्रोसेस, उसे हम एक्सट्रिंसिक एजिंग कहते हैं। जी, जो बाहर से हमें इफेक्ट करती हैं चीजें। जी, तो मतलब जो चेंजेस हैं उनको जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उससे हम कैटेगरी उसकी डिसाइड करते हैं। ओके। और एजिंग भी फिजिकल एजिंग है, साइकोलॉजिकल एजिंग है, सोशल एजिंग है। जी। मतलब हम
बायोलॉजिकल एजिंग, साइकोलॉजिकल एजिंग, सोशल एजिंग, इस नाम से भी इसको कैटेगराइज करते हैं। जी जी जी। एजिंग ऐसे एक ब्रॉड सी टर्म है। जी डॉक्टर, मतलब जैसे कि आपने कहा कि सोशल एजिंग, बायोलॉजिकल एजिंग और साइकोलॉजिकल एजिंग, तो ये सब टर्मिनोलॉजीज जिसे हम कहते हैं कि सोशलॉजिकल एजिंग है, वो किस तरह से हमें इफेक्ट कर रही है? देखिए, हम सोसाइटी में रहते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, ऐसे ही उसके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। जैसे बच्चा ग्रो करता है फिर उसके रिलेशनशिप्स चेंज होती हैं सोसाइटी में एजिंग के साथ। जी जी। उसकी मैरिज हो जाती है, वो किसी का हस्बैंड बनता है या वाइफ बनती है जी। आगे उसके बच्चे होते हैं तो वो फिर माता पिता बनते हैं जी, जी, जी। ऐसे ही दादा दादी बनते हैं। तो एजिंग सोशली ऐसे रिलेटेड है। ओके ओके। डेफिनेटली एजिंग के साथ साथ हमारा रोल बदलता है सोसाइटी में। जी जी जी। और हम वो क्या रोल प्ले करते हैं, जब हम छोटे हैं तो हम एज ए स्टूडेंट प्ले कर रहे हैं जी, जी। बड़े होते हैं तो हमारी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन आवर प्रोफेशन वो चेंज होती हैं जी। तो एजिंग इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी। जी, 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 जी। डॉक्टर, एजिंग पुरुषों और महिलाओं में ओवरऑल हेल्थ पर क्या असर डालते हैं? क्या ये इफेक्ट दोनों में अलग अलग है? डेफिनेटली पुरुषों और महिलाओं की एनाटॉमी, उनका जो शरीर की संरचना है वो अलग अलग है, उनमें हार्मोन्स का लेवल्स अलग अलग हैं। तो डेफिनेटली जो समय के साथ बदलाव आते हैं शरीर में, जो एजिंग प्रोसेस है उसमें भी दोनों में परिवर्तन है। जी जी जी। कोई प्रोसेस है वो महिलाओं में फास्टर होती है, कोई किसी फेज में पुरुषों में अलग चेंजेस हैं, महिलाओं में अलग हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, मीनोपॉज और एंड्रोपॉज जी। औरतों में एक उम्र के बाद उन्हें माहवारी आनी बंद हो जाती है जी, तो उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। उस फेज में औरतों में जो ईस्ट्रोजन लेवल होता है, जो हार्मोन ईस्ट्रोजन है, उसका लेवल बॉडी में कम हो जाता है मीनोपॉज पे। ऐसे और टेस्टोस्टेरोन लेवल महिलाओं में जितना पहले होता है उससे उसका लेवल थोड़ा बढ़ने लगता है जी जी जी। पुरुषों में इससे ऑपोजिट होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा एंड्रोपॉज के बाद कम होने लगता जी, जी। तो ये परिवर्तन है बेसिकली महिलाओं और पुरुषों में और भी ऐसे अनेक शरीर में परिवर्तन है जो कि पुरुषों और महिलाओं में थोड़े डिफर करते हैं। पर जनरली जो एजिंग प्रोसेस है वो जनरल तौर पे सेम ही कही जा सकती है पुरुषों और महिलाओं में। बच्चे होने से लेके मरने तक जो बेसिक केमिकल चेंजेस है वो सेम ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जी जी जी। डॉक्टर, जैसा कि हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि स्किन एजिंग शुरू होने लगती है तो लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अब तो बुढ़ापा आ गया है, हमारी लाइफ खत्म होने लगी है। तो एजिंग को लेके और क्या क्या माइंडसेट होते हैं लोगों के, और लोग ये बातें किस तरह से मतलब दर्शाते हैं कि उनके अंदर एजिंग आने लगी है, या लोग उनसे किस तरह से अलग सा बिहेव करने लगते हैं? जैसे कुछ सोशल थियरीज हैं एजिंग को लेके। एक थियरी है डिसएंगेजमेंट थियरी, हम जिसे कहते हैं। यानी लोग कहते हैं कि जो बूढ़ा हो गया उसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो मेजर काम है या जो हम लाइफ में रोल मेन प्ले करते हैं उसको इम्पोर्टेंट कामों से परे कर दिया जाए। जी जी जी। ये लोगों का एक कैटेगरी ऑफ पीपल का ये व्यू है कि उन्हें डिसएंगेज कर दिया जाए मेजर एक्टिविटीज से, वो उसमें रोल ना प्ले करें। दूसरी थियरी है एक एक्टिविटी थियरी है कि उन्हें बल्कि एक्टिव किया जाए। ये डिसएंगेजमेंट थियरी को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। डेफिनेटली आप कोई आदमी सारी उम्र एक्टिव रहा है, आप उसको बोलो कि आप अब किसी काम के नहीं हो, आप इस काम में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप आराम से अलग होके बैठो। ये इसको बहुत कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी है, पर एक्टिविटी थियरी को अच्छा माना गया है। इस थियरी के अकॉर्डिंगली एनकरेज करते हैं कि एल्डरली जैसे जैसे पर्सन्स ग्रो करते हैं वो पार्टिसिपेट करें सोशल एक्टिविटीज़ में,
और अगर एक्टिव रहेंगे तो डेफिनेटली उनको वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा उनको फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन रहेगी। तो ये एक्टिविटी एक है कंटिन्यूटी थ्योरी। उसके हिसाब से ये कहा गया कि जैसे कंटिन्यू पर्सन एज ए यंगर पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहा था, अपने रोल प्ले कर रहा था, अपना सोशली और फिजिकली जैसे एक्टिव था, वैसे ही वो उम्र बढ़ने के साथ भी एक्टिव रहे। जी, मतलब वही रोल कंटिन्यू रहे, उसे ना उनसे परे किया जाए, ना उनमें ज्यादा इंटरफियर किया जाए। ठीक है। हाँ, पर यहाँ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जी जी। कुछ लोग पसंद करते हैं कि अब उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा ब्रेक चाहिए। जी जी। और कुछ लोग चाहते हैं कि वो एक्टिव रहें, तो वो अपनी ऑप्शन के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि उन्होंने क्या कंटिन्यू करना है। जी जी। तो इस हिसाब से सोशल थियरीज हैं। फिर भी हम एजिंग को कहीं तो कुछ लोग एज मैच्योरिटी लेते हैं कि ये आदमी बहुत मैच्योर हो गया, इसकी सोच अच्छी हो गई, एक्सपीरियंस्ड हो गया। जी जी। कुछ लेते हैं इसको कि डिक्लाइन, यानी अब ये खत्म होने की तरफ जा रहा है, उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि एजिंग का मतलब अब डिक्लाइन आने लगा, अब ये धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम होने लगती है। जी, वो मतलब माइंडसेट है, नकारा होता जा रहा है, ऐसा माइंडसेट है। जी जी। कुछ लोग इसको लाइफ साइकिल एक इवेंट ही मानते हैं। जैसे हम कोई भी पक्ष विपक्ष नहीं रखते हैं, हम एक न्यूट्रल सा व्यू रखते हैं। ये एक लाइफ साइकिल का इवेंट है, धीरे धीरे जैसे टाइम बदलेगा वैसे आदमी का रोल बदलेगा, वैसे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलेंगी। और एक है, इसको हम लेते हैं एज ए जेनरेशन। यंग है तो यंगर जनरेशन अलग है, ओल्डर हो गया तो ओल्डर जनरेशन है, तो उसको एज जनरेशन लेते। और एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको सर्वाइवल से भी जोड़ते। जी जी। अगर यंगर है तो उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा है, जैसे जैसे ओल्डर है उसका सर्वाइवल रेट कम होता जाता है। तो सोचने का नजरिया इस हिसाब से लोगों का अलग अलग है। ऐसा एक ही व्यू नहीं है, ओल्डर है या एज्ड हो गया तो बुरा हो गया। कुछ लोग उसको बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं कि हम ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, हम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। जी जी। और लोग उनके व्यूज पे रिलाई भी करते हैं। जी जी जी। डॉक्टर, जैसे अभी आपने कहा कि एक एक्टिविटी थ्योरी है, एक डिसएंगेजमेंट थ्योरी है, तो आपके हिसाब से कौन सी आजकल जैसा हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से कौन सी थ्योरी हमें ज़्यादा अपनानी चाहिए जिससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहे और हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हम लोग फ्रेश रहें? डेफिनेटली हमें एक मिडल वे अडॉप्ट करना होता है जी, डिपेंडिंग अपॉन कितनी कैपेसिटी है पर्सन की, कैसा उसका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसा मेंटल मेकअप है। हम किसी के लिए एक असाइन नहीं कर सकते कि ये अलग थलग ही ठीक रहेगा या ये एक्टिव ही ठीक रहेगा। फिर भी ये देखा गया है कि जो ग्रुप थ्रू आउट लाइफ एक्टिव रहता है, अपना लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करके रखता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और एजिंग को ऐसे कोई जैसे एंड ऑफ लाइफ नहीं मानता है, वो ग्रुप में उनकी लंबी उम्र देखी गई है। जी, जी, जो अपने खाने पीने का सही ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक से नींद लेते हैं, मतलब लाइफ को पॉजिटिवली लेते हैं, वो लंबी उम्र तक जीते हैं। ऐसा देखा गया है। पर्सनली तो मेरे हिसाब से हमें एजिंग को एज ए पार्ट ऑफ लाइफ ही लेना चाहिए, उसको अलग नहीं मानना चाहिए और उसको पॉजिटिवली उस फेज को भी इंजॉय करना चाहिए। जी जी जी, एग्जैक्टली। डॉक्टर, एजिंग के जनरल हमारे फिजिकल और मेंटली क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और इनका ट्रीटमेंट कहाँ और कैसे कराया जा सकता है? पहली बात तो ये कि हमें एजिंग को किसी बीमारी की तरह नहीं समझना है। जी जी जी। एजिंग एक प्रोसेस है जिससे शरीर में बदलाव आते रहते हैं और ये भी बदलाव वेरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक में ये बदलाव उस डेफिनेट उम्र में आ जाते हैं, ये चेंज होते हैं, इसमें वेरिएशंस हैं। जैसे हियरिंग लॉस है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इवन हमने एडोलेसेंट्स में, टीनेजर्स में देखा है कि हायर फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स के लिए हियरिंग लॉस आता जा रहा है। जी, टीनेजर्स में भी ऐसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बाल का सफेद होना, बालों का झड़ना, ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 50% लोगों में, मर्दों में, स्पेशली मेल्स में
ओके। हेयर फॉल एक उम्र के बाद देखा गया है। जी जी। और ये यहाँ ये डिफर करते हैं फीमेल से। फीमेल्स में जो पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बाल्डनेस है, जैसे हमने देखा गंजापन किसी आदमी के जी आगे से बाल जल्दी हैं, किसी के साइड से उड़ जाते हैं। जी जी जी। ऐसा बाल्डनेस का पैटर्न फीमेल्स में सिर्फ 1/3 महिलाओं में होता है। ओके। जबकि 50% मेल में ये पैटर्न आ जाता है एक उम्र के बाद। ऐसे उम्र के साथ मेमोरी लॉस होना, ये भी एक एजिंग का प्रोसेस है। ऐसे ही उम्र के साथ कॉग्निटिव फंक्शंस में, यानी समझ में, याददाश्त में चेंजेस आना, वो भी एक एजिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। जी जी। ऐसे औरतों में मीनोपॉज होना, इसे भी ये भी एजिंग है। मर्दों में एंड्रोपॉज होना और कैटरैक्ट आना, सफेद मोतिया आपने सुना होगा। सफेद मोतिया भी 80 की उम्र के आसपास मैक्सिमम लोगों में देखा गया जी, जिससे आंखों की दृष्टि थोड़ी कम होने लगती है। हाँ, डेफिनेटली वो लेंस ओपेक हो जाता है। ऐसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस को भी एजिंग प्रोसेस का ही पार्ट माना गया। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हम पढ़ते हैं कि हमारी धमनियों में, रक्त की धमनियों में जमने लगता है, वो प्लाक्स जमने लगते हैं। यानी उनमें रुकावट आने लगती है। जी जी जी। जिस वजह से हार्ट की कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होते हैं। जी जी। तो वो भी एजिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। ऐसे डिमेंशिया 85 साल की उम्र के बाद 50% लोगों में डिमेंशिया आता देखा गया है, जो कि ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आदमी की यादाश्त, उसकी पहचानने की क्षमता, उसकी समझने की क्षमता को अफेक्ट करता है। जी जी जी। ऐसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखा गया है कि जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ओल्ड पीपल में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम होती जाती है। जिस वजह से उनमें आइसोलेशन में वो चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे ही उनकी इंटेलिजेंस पे थोड़ा असर आता है, देखने की शक्ति पे चेंजेस आते हैं। तो ये ऐसे कई तरह के चेंजेस हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ आते रहते हैं, जिनकी वजह से उनकी सोशल एक्टिविटीज में, उनके बिहेवियर में बहुत से परिवर्तन आते हैं। जी जी जी। डॉक्टर, हमारे श्रोताओं को कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहते हैं, जिनके घर में ऐसे कोई एज्ड पर्सन है, उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं वो, या उनके साथ कैसे बातचीत करें जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में ना जाएं? ऐसा कोई एक लास्ट मैसेज जो हमारे श्रोताओं को प्रेरित करे ये सब चीज़ों की तरफ। हाँ, डेफिनेटली पहले तो उनके फूड्स का बहुत ध्यान रखें। ऐसे फूड्स जो कि एजिंग प्रोसेस को डिले करने में माने गए हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओमेगा 3 फैट एसिड वाले फूड्स, और स्पेशली प्रॉपर गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, जैसे 6 से 7 घंटे की नींद रोज लेना, और एक्टिव रहना, फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, और उन्हें इन्वॉल्व करना डेली की एक्टिविटीज में, डिफरेंट रोल्स में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना। ये बहुत अच्छे ऐसे सजेशंस हैं जिससे कि हम लोग एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। जी जी जी। उन्हें योग के लिए, मेडिटेशन के लिए प्रेरित करना। जी, उनको एक तरह से खुश रखना, फैमिली में इन्वॉल्व, कनेक्टिविटी बना के रखने से मीन्स उन्हें ये महसूस करवाना कि वो उनकी ज़रूरत है, आज भी सोसाइटी को उनकी ज़रूरत है। जी ज़रूर। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो ये फील नहीं करेंगे कि हमारी इम्पोर्टेंस है, अभी हमारी ज़रूरत है सोसाइटी को, हमारे बच्चों को, सबको, तब तक वो मोटिवेटेड नहीं होंगे। नहीं तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे कि अब हमारा किसी को ज़रूरत नहीं है। जी, अब हम किसी काम के नहीं हैं। हमें उनकी इम्पोर्टेंस को बरकरार बनाए रखना ही एक ऐसा वे है जिससे हम एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। जी जी जी।